बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कराची का एक रोज़ा दौरा किया, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात की, बहुत से मनसूबे उनके बारे में ब्रीफिंग ली गई और आज एक मनसूबे का इफ्तिताह भी किया गया, जिस पर सिंध हुकूमत ने यह शिकवा किया कि सिंध हुकूमत के वज़ीर आला जो हैं उनको भी बुला लिया जाता, उनसे भी मुशावरत कर ली जाती। लेकिन वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि मुशावरत आप बेशक ना करें, लेकिन आप जो वादे और दावे कर रहे हैं उनको ही पूरा कर दीजिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप दावे तो कर चुके लेकिन ₹1 भी कराची पर खर्च नहीं किया गया। उन्होंने अपने कारकुनान को यह भी कह दिया है कि तैयारी कर लें, कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं, और यह भी कह दिया कि हुकूमत इस वक्त गैर मुस्तहकम हो चुकी है। तो दोबारा पीडीएम की तरफ रुजू करने का भी उन्होंने इशारा दे दिया है कि हम फिर से शायद तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। अगर तहरीक अदम एतमाद आई तो यह हुकूमत भी जा सकती है। आज गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो क्या कहा है उसका कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अनस्टेबल हुकूमत है, इलेजिटिमेट हुकूमत है ही, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखाबात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्टी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू भी आपने सुनी है, आप क्या समझते हैं कि इतना गर्दो गुबार जो फैला पीडीएम का प्लेटफॉर्म बिखरने के बाद, एक दूसरे पर तंज के नश्तर भी बरसाए गए, तो क्या फिर से ये रीयूनियन हो सकती है? और अगर रीयूनियन हो सकती है तो तहरीक अदम एतमाद का उनसर फिर से पैदा हो सकता है? भाईजान, क्या आप इस पे आपने इतना पता नहीं, मेरे ख्याल से 2-1 मिनट तो लगाए होंगे इस बात पे कि क्या फिर से रीयूनियन हो सकती है। ये कोई नज़रिए वाले लोग थोड़ी हैं, ये कोई अल्लाह के फजल से इनका कोई असूल है, इनकी सियासत में कोई मंतक है, कोई अखलाकियात है। अगर ये चारों चीज़ें हैं तो मुझे बता दें। वैसे तो मैं लोगों से कहता फिर रहा हूँ कि कोई असूल और मंतक और अखलाकियात पर खड़ा और कोई एक सियासतदान भी मुझे बता दें इस वक्त मुल्क में, तो मैं मान लेता हूँ कि उसको रहनुमा मान लूँगा। ये सारे नज़रिया इक़्तिदार, नज़रिया जुगाड़, नज़रिया वो क्या डील, नज़रिया ढील, नज़रिया आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ, ये तो वो सारे वो लोग हैं। आप समझते हैं कि ज़ियाउल हक साहब के जो लाए गए नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो में मिसाक जमहूरियत जो पहला होता है, यानी आप अंदाज़ा करें, कब कातिल मकतूल पार्टी भी इकट्ठी बैठती है, चलो मान लिया बड़ी इन्होंने जमहूरियत को कंधा दिया, उसके बाद क्या हुआ उसका? क्योंकि दोनों ने पहले पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को यूज़ किया, फिर दूसरा मिसाक जमहूरियत हुआ जो मिसाक और उस मरी भी इकट्ठे हुए वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून ने उनको यूज़ किया। तीसरी बार क्या वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब का मुझे एक याद आता जा रहा है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह साहब को कहा कलसूम नवाज साहबा ने कि ज़रा तहरीक चलाएं मुशर्रफ के ख़िलाफ़, हम आपके साथ हैं, अब हम तहरीक चलाना चाहते हैं और तहरीक तभी चलेगी जब बेनज़ीर भुट्टो इसमें शामिल होंगी। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान ने कहा कि वो कैसे शामिल होगी? उन्होंने कहा ये आप शामिल कर सकते हैं। नवाबज़ादा साहब दुबई गए, बेनज़ीर भुट्टो को मना के ARD बनी, उसके बाद ARD बनी, जल्द से जुलूसों का एतमाद हुआ और चंद दिन बाद ही ये जद्दा चले गए सारे। नवाबज़ादा साहब को पता ही नहीं लगा कि ये जद्दा चले गए। नवाबज़ादा साहब से पूछा गया कि वो तो जद्दा चलेंगे, कहते हैं कि हमेशा मैंने सियासतदानों से डील किया, पहली मरतबा ताजर से किया तो मार खा गया। कलसूम नवाज साहब ने अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो एतज़ाज़ हसन साहब को कह रही थी कि खिंच के रखो, आप हरावल दस्ता है हमारे, और साथ ही और चौधरी ख़ानदान के घर वो ठहरी हुई थी इस्लामाबाद में ना। चौधरी ख़ानदान वाले कहते हैं कि हमें जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें पार्टी से निकाला, बिलीव मी, वो कहते हैं हमारे घर से गई, खाना खा के गई और हमें भी पता नहीं चला। और एतज़ाज़ हसन साहब कहते हैं कि जिस दिन वो जद्दा गए हमें तो ख़बर ही नहीं हुई, और मैं कहते हैं कि तहरीक चला रहा था और मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट बना हुआ था आगे हरावल दरस्ते के जमहूरियत के, तो वो निकल गए। उसके बाद ये नवाज शरीफ साहब का देखें, जुनेजो को चीट, लगारी साहब को चीट, गुलाम इसाक खान को चीट, उसके बाद मुशर्रफ साहब को चीट, उसके बाद जरदारी साहब को चीट, वो नाश्ते वाली मीटिंग आप छोड़ दें, बाकी सारे छोड़ दें, वो चीट। उसके बाद इमरान खान को चीट, इस निज़ाम को
चीट करके वो निकल गए, फिर एक मरतबा लंदन चले गए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, उनका एक ही ले लाड़काना सेकंड डे बीबी की स्वयं पर। जरदारी साहब कहते हैं काफ लीग कातिल लीग है, और उसके बाद परवेज इलाही साहब उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। काफ लीग का इत्तेहाद होता है, ये भी जमहूरियत के लिए, वो भी जमहूरियत के लिए, ये भी जमहूरियत के लिए। तो कोई नजरिया नहीं, शाहद भट्टी साहब कोई कुछ नहीं है, हमेशा एक दूसरे को यूज करते हैं। दोनों ने कहा था कि हम जी शाहद भट्टी साहब, चचा भतीजी में कुछ सुलह हो गई है क्या? ये बयानियाँ, 2 बयानियाँ हैं, एक बयानिया है, या ये ड्रामा हो रहा है और सारा एक प्लानिंग का हिस्सा है? राना साहब, आपसे तो मुझे ये तवक्को न थी। बयानिया था, मैं माजरत चाहता हूँ, ये कंपैरिजन कर रहा हूँ ये बड़े लोगों का, लेकिन वैसे समझाने के लिए। बयानिया था माओ का, जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, पहाड़, दरिया, जंगल, 2 बेटे गए, बीवी गई, और जब कितने लाख से ज़्यादा चले, चंद हज़ार पहुँचे। बयानिया था नेल्सन मंडेला का, कितने अरसे 28 साल जेल में रहे और बाहर निकले और सारी नफ़रतें ख़त्म कर दी। बयानिया होता है सच्चे लोगों का, बयानिया होता है नज़रिए वाले लोगों का, बयानिया होता है जो बिलीव करते हैं, जो अंदर बाहर से जमहूरियत पसंद होते हैं, और उनका बयानिया होता है। हमारे हिस्से में क्या आया? वोट को इज़्ज़त, सिविलियन बालादस्ती, और 73 साल तारीख बदलना, और इनकलाब लाना। और इंग्लैंड के हिस्से में क्या आया? एवन फील्ड, हसन हुसैन, जायदादें, औलादें, पोशाकें, और पता नहीं कितनी, वो उन्होंने जो अखबार ने लिखा था पेंट हाउस बैरी कज़ाक है, तो कितना और कुछ। हम बदनसीब वो लोग हैं कि हम आज भी वो आएंगे वापस तो एक लश्कर मौजूद होगा, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ साहब, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी बिलावल भुट्टो सिंध को खंडर बनाने के बाद कराची पे तनकीद करते हैं तो हम उनको हेडलाइंस में देते हैं, उनसे नहीं पूछते। 4 मरतबा मरकज़, 3 मरतबा सूबे में रहने के बाद और 13 साल मुसलसल हुकूमत करने के बाद सिर्फ एक लड़काना उनका सियासी किबला, उसमें कोई एक अस्पताल ठीक है, कोई एक स्कूल ठीक है, चलो एक उसको छोड़ दें, एक शहर चलो उसको छोड़ दें, एक तहसील उसको छोड़ दें, एक यूनियन काउंसिल जिसमें सारी सहूलतें मुयस्सर हो। खुदा के लिए इन लोगों के ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अगर पता होता कि मेरे 73 सालों के बाद इन 2 खानों ने चिमट जाना है ज्योंकों की तरह, तो खुदा की कसम को रिकन्सिडर कर लेते। ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, किधर से आ गए, इनका कौन सा बयान है? हाउस ऑफ शरीफ में कौन सा बयानिया हो सकता है, कैसा बयानिया हो सकता है? आप पिछली तारीख निकालें अपोजिशन की। मियाँ साहब जद्दा में थे, सोहेल वड़ैच साहब की किताबें पढ़ें, मियाँ साहब लंदन में थे, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें, सिर्फ यही लगा हुआ था, आइन शिकनों से निजात का वक्त आ गया, अब हमने जाकर इनकलाब लाना है, आवाम को उनके हक दिलाने हैं, लोटों को नहीं लेना, हम अच्छी सियासत करेंगे। बड़ी साहब, ये मरियम साहब खामोश क्यों है? बड़ी साहब आपकी बड़ी गहरी नजर है, मरियम खामोश क्यों है? मरियम के उस्ताद भी हमारी भाईजान, फिर आपने एक वो मासूम सवाल कर दिया। ये स्क्रिप्ट है एक हाउस ऑफ शरीफ के पास, गुड का बैड कप का खेल खेला जा रहा है। नज़र किस पे है, मंजिल क्या है? इक़्तिदार। और इक़्तिदार के लिए क्या चाहिए? 2023 का इलेक्शन जीतना है। हमने बाहर मुलाकातें कर ली, अंदर मुलाकातें कर ली, सारे जुगाड़ लगा लिए, ना मफामत हो रही है, ना मज़ाहमत हो रही है, ना मज़ाहमत DNA में है, ना मफामत का कोई सिरे चढ़ रहा है। तो इसलिए कभी नवाज शरीफ साहब वो आगे कर देते हैं, जब मैच फिक्स करना हो तो उसको शहबाज शरीफ साहब को, कभी मरियम नवाज साहबा को ले आते हैं। मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा? मरियम नवाज साहबा ने कहा मज़ाहमत करेंगे तो मफामत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। पहले हमने वक्त दिया शहबाज शरीफ को, अब हम खुद आ गए हैं। तो ये क्या था? मुझसे भी मुलाकात करना चाहते हैं। 8 महीने पहले मरियम जब खामोश थी, उस वक्त आपको नहीं ख्याल आया कि ये 8 महीने क्यों खामोश हैं? उससे पहले उन मरियम साहबा के बारे में सोचते हैं जिन्होंने कहा था मेरी जायदाद ही कोई नहीं है, कैलबरी फाउंड, ट्रस्ट डीड और सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी। कितने सबूत और चाहिए, क्या कुछ और चाहिए ये साबित करने के लिए? मैं अक्सर कहता हूं कि क्लिंटन क्यों फारिग हुआ था अमेरिका से? एक झूठ बोलने पर। मोनिका लेविंस्की वाला मामला पीछे रह गया था। अमेरिकी कौम ने कहा कि भाई इसने झूठ बोला है हमारे साथ, इसलिए इंपीचमेंट करो, बच गया। लेकिन क्यों इंपीचमेंट हुई? लेकिन भट्टी साहब, हमारे यहाँ तो झूठ को नजरिया जरूरत कहा जाता है। आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो गुज़श्ता माह
वाशिंगटन गए, काफी वावेला मचा, बातें होती रहीं, आज फिर उन्होंने इशारा दे दिया है कि कुछ दिनों बाद मैं फिर वाशिंगटन जाऊंगा तो फिर ये चीखें मारने लगेंगे। तो वो किस एजेंडे पर अमल पैरा है? जम जाएं वाशिंगटन, ज़रूर जाएं वाशिंगटन। उनका जो जाना चाहिए उनको बिल्कुल ज़रूर जाएं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं। क्या उनको हासिल वसूल मिलता है? याद रहे कि इलेक्शन था कश्मीर का और बड़ी बड़ी चीज़ें फोल्ड अनफोल्ड हो रही थी और वो एक कमेटी की सब कमेटी मीटिंग में चले गए। ज़ाहिर है सब कमेटी मीटिंग में तो नहीं गए होंगे, मुलाकातें करने होंगे, लेकिन वो चले गए, ठीक है। बात बुनियादी तौर पे ये है कि क्या बिलावल, क्या अपोजिशन इस हुकूमत को गिरा पाएगी? नहीं। इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत खुद है। इस वक्त अपोजिशन तितर बितर है, ये बहुत तीर मारा, ये इकट्ठे हुए अदम एतमाद। पहले तो खैर सदारत हारे, वजारत उज़्मा हारे, स्पीकर हारे, डिप्टी स्पीकर हारे, उसके बाद चेयरमैन सेनेट आप देखें हारे, अक्सरियत हारे, वो उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी हारे और बड़े हारे। तो ये नहीं हटा सकते। ये 2023 का इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी एक थ्योरी, 2-3 थ्योरियाँ इस्लामाबाद में चल रही हैं, वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है, वक्त बताएगा। एक थ्योरी ये है कि अगला वज़ीर आज़म हो सकता है बिलावल हो, ये सनाउल्लाह ज़ारी, अब्दुल कादर और ये साउथ पंजाब और इस तरह और सिंध में और बाकी सारी जगहों पे वो काम कर रहे हैं। दूसरी थ्योरी है कि हो सकता है इमरान खान कबल इस वक्त इंतखाबात करवा दें। ये 2 थ्योरियाँ चल रही हैं इन थ्योरियों पे, लेकिन तरीके हमने देखा है कि हमारे हुक्मरानों ने आखिरी वक्त शाहिद खकन अब्बासी साहब जब रात के 11:30 पौने 12 बजे भी कैबिनेट मीटिंग की चेयर कर रहे थे, तो आखिरी वक्त में आखिरी घंटा, आखिरी मिनट और आखिरी सेकंड भी इंजॉय करते हैं। तो लेकिन देखना यह है कि ये थ्योरियों में कितनी ताकत है, दम है। 2 साल हैं, अगर ये 2 साल इमरान खान साहब के पास है, इमरान खान साहब ने क्या अभी तक क्या किया ये हमारे सामने है। लोग कितने खुश हैं ये हमारे सामने हैं। इमरान खान साहब के आप अभी जो इंट्रो में कह रहे थे कराची गए, खेत मिट्टी कराची गए, पहले भी एक कराची पैकेज था, पहले भी एक सिंध पैकेज था, चले हुए वो जैसे होते हैं, पहले अरबाब रहीम के ज़रिए वो सिंध फतह करना चाहते हैं, कोई कॉमन सेंस की बात है। 13 सीटों में से 14 सीटों में से अब 13 रह गई हैं। 14वीं सीट कैसे आ रहे हैं? ना पहले नंबर पे, ना दूसरे नंबर पे, ना तीसरे नंबर पे, ना चौथे नंबर पे, ना 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे। पहले ऊपर से फर्स्ट थे, बाद में नीचे से फर्स्ट। तो ये हाल है। बाकी अगर छोड़ दें, कश्मीर में बुजदार, केपी में बुजदार, पंजाब में बुजदार, फेडरल में 2-4 बंदे छोड़कर सारे बुजदार, तो इससे तो नहीं ना तब्दीली आएगी। इस्लाहत हो गई, खेत मिट्टी हो गई, एहतसाब हो गया, खेत मिट्टी। आपके पुराने चाहने वाले इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान दोबारा मुतहर्रिक हो गए हैं और कल एक इजलास भी होने लगा है आबी के शहर में। तो आप क्या समझते हैं, मौलाना साहब किसी के इशारे पे, लंदन से इशारा मिला, मौलाना साहब को अपनी जमात के अंदर से कहा गया कि क्या कर रहे हैं, मौलाना साहब का दोबारा मुतहर्रिक होना किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। कितनी एपीसीज मीटिंग होगी राना साहब, कितनी रहबर कमेटियां मीटिंग होगी राना साहब, कितने जलसे जलूस हो गए राना साहब, इतना कुछ हो गया। कोयटा के जलसे में कौन सी ज़बान थी, कराची के जलसे में कौन सी ज़बान थी, मिज़ार कायद पे क्या हुआ, लाहौर में पंजाबियों के बारे में क्या कहा गया, इसके अलावा बाकी क्या कुछ है जो रह गया हो। कश्मीर इमरान ने बेच दिया, बाकी सारा कुछ अब क्या कर नया है, कुछ भी नया नहीं है। पहली मरतबा वो आए, मौलाना साहब का मैं आपको बता दूं, पहली मरतबा आए, बिलावल ने कराची से सी ऑफ नहीं किया, लाहौर में हाउस ऑफ शरीफ ने रिसीव नहीं किया, इधर आए प्लान ए प्लान बी दुआए खैर, पता नहीं उनके बकौल को एक दुआए खैर हुई थी, उसके बाद वो चले गए, फिर प्लान बी था, फिर प्लान सी था, फिर वो, और उसके बाद उसी हराम सेटअप में उनका बेटे और उनकी असम्बली में उनके लोग बैठे हुए मुराद ले रहे हैं। यानी बकरे का इमरान खान जो सिस्टम चला रहा है वो हराम है, जो जिसमें ये बैठे हुए हैं वो हलाल है। बकरे का धड़ हलाल, बकरे का पीछे सर हराम। और इसके अलावा यही बिलावल भुट्टो, यही नवाज शरीफ, चूँकि इनका देखिए नवाज शरीफ मरीम नवाज स्टेक होल्डर नहीं है, दोनों नायल हैं, दोनों जेलों और उनके दरवाज़ों पे खड़े हैं। मौलाना साहब का कहीं स्टेक होल्डर नहीं है। पहली मरतबा मौलाना साहब 11-12 साल के बाद तो पहली मरतबा खुद वो ओहदे से छूटे, और उसके बाद ना केपी में है ना उधर बलोचिस्तान पूरा हाथ में। तो मौलाना साहब की अपनी है, लेकिन उन सारों को पता चल गया है कि ये 2 साल अगर इमरान खान ने खुद गुजार लिए तो हमें गुजारना पड़ेंगे।
ये रेलिवेंट रहने के लिए सारी बातें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब और मौलाना के राब्ते, बाकी सारा कुछ, ये सारा रेलिवेंट हो गया, गुब्बारे से हवा निकल गई है। भट्टी साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं तो 2 मेजर पार्टी सामने सामने कौन होंगी? मैं तीसरी की बात ही नहीं करता। सर, अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो गए तो पंजाब में अभी भी, इस वक्त भी, हालांकि बहुत मायूसी है मुस्लिम लीग नून के कैंप में और बहुत सारी भगदड़ मची हुई है, बाकी सारा भी है। अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो गए तो मुझे पंजाब में, अल्लाह भला करे, साईं उस्मान बुज़दार का अल्लाह उनको पूरे 5 साल करवाए, जो मुस्लिम लीग नून की भी ख्वाहिश है पीपल्स पार्टी की, पंजाब में PTI मुझे बहुत कम जगहों पर नज़र आती है। इसके ये अलहदा है कि सियालकोट जीत चुके हैं, GB जीत चुके हैं, कश्मीर जीत चुके हैं, और महाजरीन की 9 सीटें भी वो गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान, जेलम, सारी जगहों से वो जीत चुके हैं। लेकिन जो पूरे इक़्तिदार से बाहर इंतखाबात का माहौल दूसरा होता है। तो मुकाबला पंजाब जो पानीपत है पाकिस्तानी सियासत का, PTI और नून लीग में होगा। बिलावल साहब बेल्ट्स, जो खास बेल्ट्स हैं, जैसे उनमें से अगर वोट लेके सिंध जीत लेते हैं, KP में 5 सीटें, बलूचिस्तान में 2-4 सीटें, जरदारी फैक्टर साउथ पंजाब में, जहांगीर तरीन फैक्टर किस तरफ जाता है, वो अगर हो जाए, कोई काफ लीग के परवेज़ इलाही साहब और जरदारी साहब मिल चुके हैं, वो हो जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट मुझे बनती नज़र आती है अगले सेटअप में। कोलिशन गवर्नमेंट बनती नजर आती है, कोई भी 2/3 अक्सरियत हासिल करता दिखाई नहीं देता। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया, पीपल्स पार्टी ने जिसे कहा कि ये निकालने वाले कौन होते हैं, PDM तो हमारी बनाई हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने तंज के नश्तर बरसाए और इतने बरसाए कि हर एक रहनुमा को भी ना छोड़ा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी गोलाबारी की, मौलाना फजलुर रहमान से सवालात कर डाले कि आप अपना गिरेबान झांकें, आप देखिए कि आपने क्या किया। तो फिर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हाथ बढ़ाए जाना कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो कोई बेहतरी आ सकती है, यह हुकूमत जा सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था वो कीजिए, फिर गुफ्तगू पे मजीद बात करता है। जब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीपल्स पार्टी की बात मान रही थी, तब तक ऑपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। अगर ऑपोजिशन सीरियस है, वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अगर ऑपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं, तो कल हुकूमत गिर जाएगी। राना साहब, क्या कहा जाए इस पे? एक दूसरे पे आप लान तान भी करते रहे, गिरेबान देखने के मशवरे भी देते रहे, अपना दामन साफ करने के भी मशवरे देते रहे, तावीलें भी आपके पास हों, लेकिन फिर से रुजू उसी तरफ हो। सियासत क्या इसी का ही नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यासर, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, सियासत इसी का नाम है। हमारे मुल्क में सियासत इसी का नाम है। सियासत जिसे इबादत कहा जाता था, सियासत जिसे हिकमत कहा जाता था, सियासत जिसे किसी मुल्क की तामीर के लिए कहा जाता था कि सियासत करनी चाहिए, अब हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम कल जिसको गाली निकालते हैं, आज उसे गले लगा लेते हैं। जिसको कल कहते हैं चोर है, डाकू है, इससे बड़ा कातिल कोई नहीं है, इससे बड़ा मुल्क लूटने वाला कोई नहीं है, अगले दिन हम उसके साथ बैठ जाते हैं, हम कहते हैं जनाब इससे अच्छा आदमी कोई नहीं। ये सियासत हमारे मुल्क में रह गई है और माजरत से हमारे सियासी कारकुन की अक्सरियत जो है वो अब भी लब्बैक कहती है, लब्बैक कहते हुए अपने कायदीन की बात को मान लेती है, जबकि उन्हें इल्म भी होता है कि कल जिसको चोर कह के वोट मांग रहे थे, आज हम उसके नारे लगा रहे हैं कि इससे बढ़कर अच्छा आदमी कोई नहीं है। यही सियासत रह गई है। अब हम चलते हैं ज़रा, आज हर शख्स सवाल कर रहा है बिलावल को अचानक क्यों याद आ गया, बिलावल अचानक क्यों कहने। देखें, बिलावल ने आज फिर एक पत्ता खेला है। आज ज़रा बिलावल की पूरी गुफ्तगू सुन लेना। बिलावल की पूरी गुफ्तगू में है, अगर ये पीपल्स पार्टी की बात माने, अगर ये हमारी बात माने, अगर ये हमारे कहे हुए मशवरों पे चलें, अगर ये अपोजिशन हमारे कहने के मुताबिक चले, तो ये सारा कुछ हो सकता है। अब मुझे बताएं, लड़ाई तो असम्बलियों की नहीं थी, लड़ाई किसी तहरीक की नहीं थी, लड़ाई ये थी कि मैं चौधरी हूँ,
भाई मैं चौधरी हूँ, मुझसे बड़ा चौधरी कोई नहीं है। ये थे मौलाना फजलुर रहमान। वो कह रहे थे जो बात मैं कहूँगा वही। उसके बाद मरियम कहती थी जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल एक ऐसी बात है जिसे कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। उसके बाद बिलावल जो थे वो पहले खेले इनके साथ, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें इनसे ले ली और अपनी मर्ज़ी के लोगों को जिता लिया। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब आने वाला वक्त है, 2023 के या 22 के इलेक्शन करीब हैं, तो क्यों वो इनके साथ रहता, आपस में इलेक्शन लड़ना या सर। तो आज भी उन्होंने एक पत्ता फेंका है। पत्ता इसलिए फेंका है कि सिंध के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम बिलावल को टफ टाइम देने जा रही है, पीपल्स पार्टी को। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ सिंध में अपना काम करने जा रहा है। तो इस वक्त में उन्होंने कहा जी मैं कल किसी जगह भी बैठ के ये ना कहूँ कि हम कोई फ्रेंडली अपोजिशन, तो उसने एक पत्ता फेंका है और इस पत्ते फेंक कर उसने दो तरफ पैगाम भेजा है। एक हुकूमत की तरफ भेजा है कि जनाब अगर आपने हम पे सख्ती की, सिंध की तरफ ज़्यादा है तो फिर हम मुतहर्रिक हो सकते हैं। ये पैगाम भेजा है कि जनाब आपने बचना है तो हमें भी हमारे साथ आ जाए और हम मिल के लड़ाई लड़ते हैं। ये एक सिंपल सी सीधी सी है एक चीज़ है। उन्होंने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है, लेकिन इस दफ़ा वो खुद शिकार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके इस बयान को कैश कोई नहीं करवा सकता, कोई नहीं कैश करवा सकेगा। या सर मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं, मौलाना फजलुर रहमान की 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और 2 जो मीटिंगें हुई हैं उसमें मौलाना साहब तैयार बैठे हैं। मैं आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, मौलाना साहब उसमें तैयार बैठे हैं कि जनाब आने वाले वक्त में हमें भी हमारा हिस्सा दें। हम जनाब खामोशी से बैठ जाते हैं, हम अपना किबला चेंज कर लेते हैं, किबला तब्दील कर लेते हैं या सर। और उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ। राना साहब सुना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी रवाबित हो रहे हैं, बैकडोर। एक मुलाकात इस्लामाबाद में हो चुकी है, 3 अहम रहनुमा आपस में बैठ चुके हैं और उस मुलाकात में कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। उस मुलाकात में कोशिश की गई है कि किस तरह शहबाज शरीफ एक्टिव हो जाए और शहबाज शरीफ जब एक्टिव होंगे तो शहबाज शरीफ को आगे लगाया जाए। शहबाज शरीफ को आगे लगा कर असम्बली के अंदर कुछ शोर शूर डाला जाए बस, और आपस में कुछ मुफाहमत की जाए और आइंदा इलेक्शन में देखेंगे कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन ये नहीं हुई ये मीटिंग। एक बड़ी ख़बर है, ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ जो है वो किसी के ज़रिए कोई इस्लामाबाद में अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी फैमिली के चंद लोगों को भी इत्मीनान में लिया, फैमिली के लोगों को, बरतानिया में नहीं जो पाकिस्तान में, जो उनके अपने करीब तरीन हैं। मुझे उनके करीब तरीन दोस्त के मुताबिक कि शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी अहम मुलाकात में ये यकीन दहानी करा सकें कि मैं बड़े भाईजान को मना लूँगा, मैं भतीजी को मना लूँगा, उनकी ज़बान बंदी हो जाएगी, बाकी मामला ठीक हो जाएंगे। हमें अब कुछ करें ना करें, हमें आने वाले वक्त में इलेक्शन में जो हो सकता है वो हमें रिलीफ दें। अच्छा रिलीफ क्या लेना, रिलीफ वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो उसमें जनाब हमें थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया जाए, उसमें सारा कुछ हो जाए। अब मैं आपको अंदर की बात बता दूं, शहबाज शरीफ ये बड़े भाई से इजाज़त लिए बगैर कर रहे हैं। इजाज़त उन्होंने ली है, जो उन्होंने मशवरा किया है वो अपने करीब तरीन अजीज़ रिश्तेदारों से और करीब तरीन साथियों से किया, चंद साथियों में यह मशवरा। अब इस्लामाबाद में लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ वो मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में आ रहे हैं। एक मीटिंग जो है वो अरेंज करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक तो उनकी वो मीटिंग अरेंज नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बड़े यकीन से कहा है कि जनाब ये मीटिंग हो जाएगी और इस मीटिंग में मैं कुछ ना कुछ ले कर आऊँगा। अब कुछ ना कुछ ले कर आने की जब बात आती है तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान तो किसी सूरत में भी, मैं आपको बिल्कुल बता दूँ, किसी सूरत में भी इनको करप्शन पर रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। किसी सूरत में भी वो मियां नवाज शरीफ को रिलीफ दे दें या बाकियों को रिलीफ दे दें, इसके लिए वो तैयार नहीं है। वो तो फैसला कर चुके हैं मुझे इक़्तिदार छोड़ना पड़े, जो मर्ज़ी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूँगा। अब शहबाज शरीफ के पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको दिखा के वो अपने इतने यकीन से हैं कि हमें कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा, हम कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ले लेंगे और बड़े भाईजान को ही मना लेंगे। मेरी दूसरी तरफ बड़े भाईजान के एक बड़े करीबी शख्स से बात हुई, उसने कहा नहीं जी, मियां नवाज शरीफ जो है उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर ये मैं ये भी खबर दे दूँ, उन्होंने कहा उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी मर्ज़ी के बगैर किसी जगह कोई बात करने की कोशिश की गई
तो मैं किसी वक्त भी पाकिस्तान आने का ऐलान कर दूंगा। क्या होगा, मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मेरा पाकिस्तान आना कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर देगा। ये लफ्ज़ उन्होंने कहा। फिर मैंने पूछा कब आ सकते हैं? नहीं, हो उम्मीदों, किन की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है? अपनों की, अपनों की, जो यानी अपने ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान ना आए। ना 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 ना, उन्हें क्या, अगर अपने जो मेरे गैर मौजूदगी में कोई डील कर लेते हैं, कोई वादा कर लेते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम आउट, हमें आप कुछ ना कुछ दें, तो उन्होंने कहा उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हो सकता है इस साल में, हो सकता है इस साल में या किसी वक्त में अचानक वो ऐलान कर दें, और वो ऐलान पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान के जो 2-4 लोग हैं मरियम के अलावा, उनसे मुशावरत से नहीं होगा। मैं ये भी आपको बता दूँ, वो कह रहे हैं मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा यार मियाँ साहब इतना बड़ा फैसला कर लेंगे पाकिस्तान आने का? उन्होंने कहा जिस उनको नज़र आ रहा है कि मेरी अगर सियासत ख़त्म हो गई, यानी उनको कह रहे हैं मेरी सियासत मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी भी नहीं रही, वो भी सियासत में नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों, फिर मैं आ जाऊँगा, और फिर मैं नहीं आऊँगा तो ना खेलूँगा ना खेलने दूँगा। अभी मैं है ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये मैं आपको बिल्कुल, ये फिल वक्त का डेडलॉक इस वक्त जो सीन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है। तो राना साहब बात कर लेते हैं फिर पीटीआई की। तो पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी ग्रुपिंग है, क्या वो आने वाले दिनों में सियासी पारा मजीद हाई करेगी या फिर मामलात अफाम तफहीम से उल होते दिखाई देते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज़ दे दूँ, 3 दिन से मीडिया के बहुत से लोग कह रहे थे जी जहांगीर तरीन साहब की मरी में मीटिंग हो रही है, जहांगीर तरीन साहब की मीटिंग किसी और जगह हो रही है। मेरे पास ये इतला है कि जहांगीर तरीन साहब ने फिल वक्ती तौर पे अपने तमाम साथियों को कहा है कि आप लो प्रोफाइल में चले जाएं, खामोश हो जाएं। सही। उसकी वजूहात मेरे पास जो इतला है कि नून लीग के अंदर एक बड़ा ग्रुप, और ख़ासकर पीपल्स पार्टी का जनूबी पंजाब से तलक रखने वाली एक अहम तरीन शख्सियत जो है, उसको टास्क दिया गया है कि जहांगीर तरीन से रब्ता करें और उनसे रब्ता करके जल्द अज जल्द बिलावल साहब की एक मीटिंग कराएं। और वो मीटिंग हर सूरत में उन्होंने ये भी कहा गया कि अगस्त के महीने में ही कराएं। चलें देखते हैं इस पे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है या नहीं मिलता। इस पे कल मजीद भी तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची का दौरा, और उस कराची के दौरे के बाद नासिर हुसैन शाह का ये कहना कि वज़ीर आला तो मुंतज़िर ही रही है कि कब बुलावा आएगा, लेकिन बुलाया ही नहीं गया। उनका ये कहना था आप हमें बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन कराची के हवाले से आपने जो दावे किए हैं, जो बयानात दिए हैं, उन पर मिन्नुअन अमल कर ले, हम इसी में ही खुश हैं। और आम इंतखाबात के हवाले से आज फिर से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो पेशीनगोई कर दी है, ये किन बुनियादों पर है? हुकूमती तैयारियां क्या हैं? हुकूमत इस बारे में क्या सोचती है? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वलीद इकबाल साहब ने। वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वलीद इकबाल साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये दूसरी बार बात कर चुके हैं अपने कारकुनान से कि इंतखाबात जो है वो कबल अज वक्त भी हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बेवक्त की रागनी है या वो किसी इशारों पर चल रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये बेवक्त की रागनी है, और ये बिलावल भुट्टो जो है वो अपने आप को जैसे कहते हैं ना, वो खुद फरेबी या अंग्रेजी में जिसको सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं उसका, या खुश फहमी का जिसको अंग्रेजी में विशफुल थिंकिंग कहेंगे, उसका इजहार कर रहे हैं। ये वो जमाना जो है वो चला गया है जब एक हमारे माजी में आइन में एक शिक होती थी आर्टिकल 58(2)B, जिसमें महल्लाती साजिशें होती थी और असेंबलियों को तोड़ दिया जाता था। एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड सदर जो था, तो सदर के इर्द गिर्द लोग साजिशों का जाल बनते थे, जिससे गुलाम साद खान ने किया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और फिर नवाज शरीफ के खिलाफ, और उसके बाद फिर फारूक लगारी ने किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। वो सारा वक्त वो दौर अब गुजर चुका है। और अभी कल ही की बात है, चंद हफ्ते ही गुजरे हैं, पंजाब और ये वफाक की बात कर रहे हैं, बड़े आरामदेह और बड़े स्मूथ तरीके से बजट की मंजूरी हुई है। तो ये और अगर ये चले पंजाब में कुछ ज़्यादा नशिस्तें रखने वाले, तो 5-6 तो नशिस्तें हैं पीपीपी के पास, कुछ ज़्यादा नशिस्तें रखने वाले को PMLN या ऐसे को बात करे तो फिर भी कोई आप समझ सकते हैं कि उसमें कोई वजन है।
ये क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये तो मैं यही कहूँगा कि खुशफहमी है। सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपने आइन का हवाला दिया, सारा कुछ कहा। जब आप लोग हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, हल्का खोलने की बात कर रहे थे, उस वक्त आपने कहा ये असम्बलियाँ नहीं होनी चाहिए, डिज़ाइन भी दिए और कहा इस हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए, इस हुकूमत को तोड़ देना चाहिए। तो उस वक्त भी तो यही आइन मौजूद था, यही सारा कुछ था ना। हम नहीं हुकूमत को हटा, हम कब हटा सकते हैं? नहीं ना हटा। नहीं, इसका मतलब उस वक्त आप गलत थे। नहीं, गलत हो या सही हो, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि जेल से जुलूस निकालने और एहतजाज करने से हुकूमतें नहीं जाती, और इससे और खासकर इस वक्त जो मौजूदा आईनी साख्त है उसके पेश नजर, और उसके बारे में हमारे से बेहतर तजर्बा किसका हो सकता है। हमने इतना लंबा धरना भी दिया, लेकिन उसके बाद दोबारा पनामा केस भी आया, अदालत से हम रुजू किया और मियां नवाज शरीफ को वहाँ से उनकी नाअहली हुई, लेकिन फिर भी उनकी जमात और उनके कोई बदल में जो आए शायद खाकान अब्बासी साहब, मुद्दत तो पूरी करके ही वो बात हुई कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करके ही जो है वो रुखसत हुई, तो हम नहीं कर सके जो। अच्छा वलीद इकबाल साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब सिंध गए, सिंध में तरक्याती कामों के हवाले से भी उन्होंने देखा, सारे मामला देखे। क्या आप नहीं समझते कि एक आइनी वज़ीर आला जो वोट लेकर मुंतखब हुआ, जिससे सिंध की असम्बली ने मुंतखब किया, अगर आप बाकी मीटिंग्स में मुझसे बुला सकते हैं तो सिंध में जब वज़ीर-ए-आज़म जाएँ तो वज़ीर आला से उनको मुलाकात करनी चाहिए नहीं थी? नहीं, हर एक की अपनी अपनी तबीयत होती है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नर से वहाँ मिले और वहाँ के साथ दीगर वफाकी वज़रा भी थे जिनके शोबे जो हैं आज उनसे मुतल्लिक जो आज वो होना था अपडेट और असेसमेंट, जिसमें रेलवेज के मिनिस्टर भी थे और मैरिटाइम के या वो जो मामलात होते हैं मैरिटाइम अफेयर्स, अली ज़ैदी साहब भी थे, अली ज़ैदी साहब भी थे, आज़म स्वाति साहब भी थे, गवर्नर सिंध। और वलीद इकबाल साहब, वही तो बात हम कर रहे हैं। अगर वफाक ये समझता है कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जो तरक्याती कामों में रुकावट है, तो आप भी तो गुडविल जेस्चर दीजिए, अवाम को बताइए, मुलाकात कीजिए, फिर बताइए कि हम तो मुलाकात करके एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सिंध हुकूमत ही नहीं बढ़ाना चाहती। जब आपकी तरफ से भी जेस्चर वैसा नहीं जाएगा तो फिर मसाइल के हल के लिए कौन सा नुस्खा अपनाया जाएगा? नहीं, उसमें जो भी मामलात जिनको प्राइम मिनिस्टर आज देखने गए थे, देखें तीन उसके सतह है इक़्तिदार की या हुकूमत की, और वो है वफाकी, सूबाई और मकामी। तो ये जो मामले जो देखने में गए प्राइम मिनिस्टर जिनको, वो वैसे ही वफाकी हुकूमत के उसके ज़ुमरे में आते हैं। उसमें सूबाई हुकूमत का कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, जिस तरह रेलवे का मामला है या वो जो मेजर वाटरवेज हैं इनलैंड जिनको वो सफाई करने की ज़रूरत थी, और फिर वो दीगर जो ट्रांसपोर्ट के कुछ मामलात हैं। अगर वो कोई अहम आईनी मामला होता है जिसमें अगर वो NCOC की मीटिंग हो और इस तरह की बात हो, तो वफाक जो है वो सूबे को ऑन बोर्ड लेता है, बल्कि सूबे ने ही अक्सर वफाक को ऑन बोर्ड लिए बगैर फैसले किए हैं और फिर वो फैसले जो है वापस लेने पड़े, जिस तरह अभी कोविड के हवाले से जो है वो देखने में आया। अगर मुश्तरका मफादाती काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं और उसमें एजेंडे पे आइटम ऐसी होती हैं जिसमें मुश्तरका मफादाती काउंसिल ने एक्शन लेना होता है, तो उसमें भी वज़ीर आला सिंध भी मदऊ होते हैं और वज़ीर-ए-आज़म उसकी सदारत करते हैं। जहाँ उनकी ज़रूरत है उनको ज़हमत दी जाती है, जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है उनको खामखा ज़हमत है, वो अपने काम करें, वो करते रहे। जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पंजाब में मशीर इत्तलात को हटा दिया गया, उसके बाद कल पंजाब असम्बली में जो उनके साथ हुआ हम उसको भी साइड पे कर देते हैं। पंजाब एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में पंजाब से अब सारे पाकिस्तान में हुकूमत को लेकर चल रहे हैं, तो आज के दिन तक पंजाब में मशीर इत्तलात का ऐलान नहीं हो सका। इसकी वजह क्या है? क्या कोई ऐसा मामला है, कोई पेचीदा मामला आ गया, ज़्यादा नाम आ गए, या आप चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से NOC किसी को मिले तो फिर हम ऐलान करें? नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि ये अभी दो ही तो दिन हुए हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया। मशीर इत्तलात हैं जी, वो जिन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी को बयान करना होता है, जिन्होंने सब कुछ करना होता है। नहीं, मेरे ख्याल में कोई इतनी ज़्यादा भी अहम वो पोस्ट नहीं है। हर वजीर अपना काम कर रहा है, वजीर आला अपना काम कर रहे हैं। बहुत से सूबाई हुकूमत में भी तर्जुमान मौजूद हैं। एक अगर उनमें से जो कि उनके सरबराही कर रहा था, अगर वो नहीं है तो बाकी सारे जो हैं वो तो नहीं वहाँ सीन से
चले गए या ख़त्म हो गए। पूरी जो है तमाम सतह के तर्जुमान हर सूबाई दारुल हुकूमत में भी और वफाक में भी जो है वो मुकम्मल अपना काम कर रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी और उसमें तर्जुमान सारे मौजूद थे। यानी आप ये समझते हैं कि अहम पोस्ट नहीं है, ये तर्जुमान मौजूद हैं तो वो उनका काम कर रहे हैं। वलीद इकबाल साहब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर से पीडीएम की तरफ हाथ बढ़ाने का इशारा दे दिया है। रखते सफर दोबारा से बांधने का इरादा रखते हैं अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिल गया। वो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लाएंगे हम सूबाई असम्बली में भी और वफाकी असम्बली में भी। क्या समझते हैं अगर फिर से पीडीएम मुत्तहिद हो जाती है तो वो जो लेवरेज पीटीआई को मिला हुआ था इनके बटने से वो खत्म नहीं हो जाएगा? नहीं जी, मेरे ख्याल में आपने इनकी पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया। कोई भी ऐसा मरहला नहीं आया जब वो इकट्ठे भी थे और जब उनमें से कुछ एक दो पार्टीज उसमें नहीं भी रही तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। मेरे ख्याल 2 साल अब तकरीबन रह गए हैं अगले इलेक्शन में। पीडीएम की जो अरकान जमातें हैं उनको फैसला ये करना चाहिए कि उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है या उन्होंने आपस में लड़ना है। तो इस वक्त तो यही जो मुझे है नजर आया पीडीएम के हवाले से, और मेरा तो उसके बारे में यही तासुर जो है वो जारी रहेगा। एक इत्तेहाद जो है, सियासी इत्तेहाद जो है वो जाती मुफादात की नजर ही हुआ है और इसी तरह की कशमकश चलती रहेगी। और उस दौरान वलीद इकबाल साहब, जहांगीर तरीन भी पहले दिनों में आप लोगों के साथ थे। आजकल जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को से इस्तीफे भी लिए जा रहे हैं, उन पर कुछ सख्ती भी की जा रही है। क्या आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान जो एक दरार पड़ चुकी है ये ख़त्म होगी? सबसे पहले तो मैं बानी मेंबर तो नहीं हूँ। मैं बहुत 10-11 साल से पीटीआई में और मैंने इसके अलावा कभी किसी और सियासी जमात का रुख नहीं किया। लेकिन बानी मेंबर तो वो लोग होंगे जिन्होंने 1996 में या शुरू के पुराने मेंबर तो है ना जी, चले बानी नहीं कहते, पुराने मेंबर 10-12 साल से मैं हूँ पार्टी। ये जमहूरियत का हुस्न है कि उसमें इख्तिलाफ राय जो है वो हो सकता है। मेरे ख्याल में ये और जहांगीर तरीन साहब के साथ मैंने भी काम किया जो सेक्रेटरी जनरल जब थे पार्टी के, और उसके अलावा भी जब वो मैंने अपना सेनेट का ज़िम्नी एक इंतखाब था जिसमें मैं खुद मुंतखब हुआ और उनकी हमशीरा भी मेरे साथ मुंतखब, तो उनके साथ काफ़ी काम किया हुआ है और वो अच्छे एक मौसर सियासी जो हैं रहनुमा और कारकुन हैं। सियासत में इस तरह के इख्तलाफात या जो भी है सिलसिले वो आते रहते हैं और अभी उनमें से किसी उनके साथ जो उनके साथ सिंपैथी रखने वाले अरकान हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, किसी में से उनमें से ये कहा ही नहीं किसी ने में से कि हम पार्टी जो है उससे अलहदा हैं या पार्टी को छोड़ रहे हैं। और पिछले चंद हफ्तों में बजट की मंजूरी वगैरह में भी उनका वोट था पार्टी के साथ था। तो कोई उसको भी ये चाय की प्याली में एक तूफान है और ज़्यादा बात कुछ, यानी चाय की प्याली में एक तूफान है। और जमहूरियत का हुस्न है कि किसी पार्टी में अगर इख्तलाफ हो और उस इख्तलाफ को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़िर पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं मेडिकल बुनियादों पे, फिर खुद तो चले जाते हैं किसी और शोबे में और अपनी जगह भर्ती करवा लेते हैं अपने बच्चों को। तो इस तरह सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचता है और किसी का हक भी मारा जाता है। तो कितने फीसद ये सरकारी मुलाजमीन है जो इस तरह का कुलिया अपनाए हुए हैं और उस पर हुकूमत के एक्शन लेने जा रही है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा पेशावर ज़ीशान काका खेल ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ीशान, कितने फीसद सरकारी मुलाजमीन का इंकशाफ हुआ है जो इस तरीका कार पर अमल पैरा है और इससे निमटने के लिए हुकूमती इकदाम क्या है? जी यासर, एक बड़ी तादाद सरकारी मुलाजिमीन की ऐसी है जो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले लेते हैं मेडिकल बुनियादों पर, और यही वजह है कि एक बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो नौकरियों से रह जाते हैं। न सिर्फ उनकी हक तलफी हो रही है बल्कि जिस तरह आपने कहा कि कौमी और हुकूमती ख़जाने पर ये एक बोझ भी बनता जा रहा है। न सिर्फ महकमा तालीम की में है न ही महकमा सेहत में, बल्कि जितने भी सरकारी दफातर है वहाँ
पर ये एक तरीका अपनाया गया है कि जो मुलाजिमीन होते हैं वो 25 साल से कबल रिटायरमेंट ले लेते हैं और अपनी जगह जो है बच्चों को भर्ती कर लेते हैं, ख़ुद दूसरी मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं और अपनी जगह जो है अपने बच्चों को भर्ती कर लेते हैं। ज़राए जो हमारी ज़राए हैं उनके मुताबिक ना उनसे टेस्ट लिया जाता है, न इंटरव्यू ली जाती है और न ही वो क्वालिफाई कर लेते हैं। ये ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 12 तक के जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनका ये एक रिवाज बन गया है और 1990 से लेकर अब तक यही सिलसिला चलता आ रहा है और उसके लिए अब हुकूमत ने जो है सोचा तो है लेकिन वो भी कोई ख़ास मनसूबाबंदी नहीं की गई है और न ही कोई ऐसे पैरामीटर्स वज़न किए हैं कि पहले होता था कि अगर कोई शहीद हो गया या कोई दौरान मुलाजमत फौत हो गया, ज़िंदगी की बाजी हार गया, तो उसकी जगह उसकी फैमिली में से किसी को नौकरी दे दी जाती थी। आप जिनका जिक्र कर रही हैं सारे वो हैं जिन्होंने खुद वक्त से कबल वक्त रिटायरमेंट ली, तो कानून में किस जगह ये मौजूद है कि कबल वक्त रिटायरमेंट लेने वाले शख्स के बाद उसका बेटा ही वहाँ पे लगेगा? राना अज़ीम साहब, ये जो है काफ़ी अरसे से यही एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि जो भी रिटायरमेंट ले ले तो वो जो है अपनी जगह अपने बच्चों को भर्ती कर लेते हैं और एक्चुअली इसका मतलब हुआ ना कि वो केला महकमे के आला अफसरान भी उसमें मुलव्वस हुए ना, फिर चोर और चौकीदार दोनों इसमें मुलव्वस हुए ना। यही आपके जी बिल्कुल आप यही कह सकते हैं क्योंकि वो फिट होता है लेकिन वो खुद मेडिकली अनफिट खुद को जाहिर कर लेता है। जो बोर्ड होता है जो इनको फिट और अनफिट क्लियर करार दिया जाता है, शायद इसमें उनका कोई पैचअप हो और यही बेसिक जो मसला है उधर से ही पैदा हो कि वो एक बंदा फिट होता है और वो ख़ुद को अनफिट करार दिया जाता है। जो सिर्फ अगर महकमा तालीम की बात की जाए तो 7,000 जो मुलाजिमीन हैं उसमें से सिर्फ 1800 मुलाजिमीन ऐसे हैं जो मेडिकली अनफिट थे, बाकी सारे फिट थे लेकिन उन्होंने खुद को जो है अनफिट जाहिर करके रिटायरमेंट ले लिया और खुद दूसरी मुलाजिमत हासिल कर ली और अपनी महकमे को भर्ती कर लिया। किस किस महकमे से अब तक ज्यादा लोग रिटायरमेंट ले चुके हैं? जी हाँ सर, तकरीबन जितने भी सरकारी महकमे हैं सब में यही रिवाज चलती आ रही है लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो महकमा तालीम में है जहाँ पर तकरीबन 7,000 से ज़ायद मुलाजिमीन ने जो है ख़ुद मेडिकल बुनियादों पर रिटायरमेंट लिया है और अपनी जगह अपने बच्चों को भर्ती किया है। अब हुकूमत ने थोड़ा सा ये शिकंजा जो है सख्त करने का फ़ैसला भी कर लिया है और जो सिविल सर्वेंट रूल है पेंशन का 2006 में उसमें अमेंडमेंट का फ़ैसला भी कर लिया है लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक वो तमाम पहलू उसमें कवर नहीं करते जो करना चाहिए कि कौन अहल होगा या किस प्रोसीजर के तहत तो उनको हम डिक्लेयर करेंगे कि ये फिट है या नहीं फिट है, या जो बोर्ड तश्कील दी जाती है मेडिकल जो ये डिसाइड करते हैं कि आप फिट है या अनफिट है तो उसके जो एंगल्स है और उनके जो पैरामीटर है वो भी वाज़ा नहीं है। तो यही वजह है कि वही पुराना आपने बड़ी डिटेल बताई। अब ये भी बता दें कि आने वाले दिनों में जो लोग खुद जिन्होंने रिटायरमेंट ली और उसके बाद 2 नंबरी की और किसी और जगह जॉब कर रहे हैं, उनकी जगह जो सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में लोग भर्ती हुए हैं, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होने जा रही है? जी राना अज़ीम साहब, पहले तो ये हुकूमत वाज़े कर दे कि सिर्फ महकमा तालीम में अब तक निशानदेही हो चुकी है कि 1800 बंदों ने ये जो है एक इलीगल फेवर लिया है या अपने जो इख्तियारात हैं उनसे उनका गलत फ़ायदा लिया है। लेकिन जब हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो उनके पास कोई डिटेल मौजूद नहीं था कि ये किस ग्रेड का ऑफिसर था या जो है किस इलाके का था या किस स्कूल में और या किस दफ्तर में उसकी जो है वो नौकरी थी। तो ये सारे कानून वज़ा करने की जरूरत है जिसके बाद ऐसे इनासर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है जो किसी की हक तलफी के कौमी खजाने को भी नुकसान पहुंचाते हैं और गैर कानूनी तरीका कार अपनाते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ीशान काका खेल इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अज़ीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।